नमस्ते, मैं डॉक्टर आर.बी. पाटिल महेश पी कॉलेज से हुबली। हम भारत की धरती इस कविता को देख रहे हैं। इस कविता का अंतिम भाग जिसे डॉक्टर पुण्यम चंद मानव जी ने लिखा हुआ है। नमस्ते, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आगे हम कविता के भाग को आगे बढ़ाते हुए कविता की 5th स्टैंजा यानी 5वां पद्यांश देख रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर पुण्यम चंद मानव जी ने भारत की धरती इस कविता के माध्यम से भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों का गुणगान कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता भारत की धरती काव्यांजलि से चयनित है। इसमें कवि ने भारत के विभिन्न प्रांतों की गौरवमय इतिहास, सांस्कृतिक परिचय के साथ ही साथ मानव के प्रति गौरवपूर्ण भावनाओं को कविता रूपी माला में पिरोने की महती कार्य किया है। तो आज के क्लास में हम 5th स्टैंजा के रूप में बिहार राज्य की विशेषता जानेंगे। यह बिहार की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है, जेपी के इंगित से दास्यु आत्मसमर्पण होता है। विश्वगुरु कहलाने वाला नालंदा वैशाली है, गौतम महावीर ने अपनी परंपरा पाली है। शांता क्रांता दृष्टा प्रदेश नूतनता नित्य उभरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। कवि यहाँ पर आगे बताते हैं कि यह बिहार का राज्य है। बिहार राज्य, इस बिहार राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि बिहार की भूमि है जहाँ पितरों का तर्पण होता है। पितृ यानी हम देखते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनका श्राद्ध किया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा जो शहर है गया, उस गया नाम के शहर में एक नदी बहती है। उस नदी के किनारे पितरों का तर्पण किया जाता है यानी पिंडदान किया जाता है। पितृ यानी बुजुर्ग मृत व्यक्तियों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। वहाँ पर नदी जो बहती है वह है फाल्गु नदी। बिहार का गया नाम का शहर, उसे बौद्ध गया भी कहा जाता है। उस नदी के किनारे जहाँ पितरों का तर्पण होता है, पितृ मृत व्यक्ति, परिवार में जो मृत लोग होते हैं उनको पितृ कहा जाता है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु फाल्गु नदी के तट पर गया आते हैं और एक धार्मिक स्थल है। बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक शहर है गया और बौद्ध गया भी उसे कहा जाता है। यहाँ पर फल्गु नदी के किनारे श्राद्ध किया जाता है, एक धार्मिक स्थल। कवि कहते हैं यह बिहार की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है। आगे कहते हैं जेपी के इंगित से दस्यु आत्मसमर्पण होता है। यहाँ पर जेपी जय प्रकाश नारायण, जब हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे जय प्रकाश नारायण। उनको संक्षिप्त में जेपी कहा जाता है। उनके जीवन की एक यहाँ पर एक सुंदर घटना मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर जेपी यानी लोकनायक जय प्रकाश नारायण, इनको शॉर्ट में जेपी कह के पुकारा जाता है। जेपी के इंगित से यानी एक इशारे पर, एक संकेत पर, दस्यु यानी यहाँ पर
डाकू आत्मसमर्पण होता है, आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना। ये बात है 1970 की, जब इंदिरा गांधी जी का वो प्रधानमंत्री थी, उस समय की बात है। जो 40 साल से डाकू था, एक डाकू वहाँ पर था, कहाँ? मध्य प्रदेश पे चंबल की घाटी में। उनका नाम था डाकू पंचम सिंह। डाकू पंचम सिंह चंबल की घाटी में डाकुओं का राज्य था। इंदिरा गांधी जी जो उस समय की जो महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये जो डाकू है इनका खात्मा करना है, इसलिए उन्होंने मिलिट्री भेजी। 3 दिनों तक मिलिट्री वहाँ पर इन डाकुओं को मारने का या उनका खात्मा करने के लिए खड़ी थी। मध्य प्रदेश में चंबल की घाटी में डाकू पंचम सिंह का आतंक पूरे देश में गूंजता था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने पंचम सिंह को पकड़वाने के लिए 2 करोड़ रुपए का इनाम की घोषणा की थी। चंबल घाटी से डाकुओं का आतंक खत्म करने को वहाँ 3 दिन तक मिलिट्री अटैक भी कराया गया था, पर डाकू भेष बदल कर निकल गए, चकमा देकर निकल गए। तब इंदिरा गांधी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भेजा और डाकुओं की अच्छी ज़िंदगी का मतलब डाकुओं से मिले। चंबल की घाटी गए लोकनायक जयप्रकाश जी। वे पंचम सिंह नाम का एक खूंखार डाकू वहाँ पर था। पंचम सिंह डाकू ने 100 कत्ल और 200 लूट और अनेक फिरौतियों के मामले उस पर थे। तो हमारे जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जी उस डाकू से मिले, उस डाकू के दल से मिले और उनको एक अच्छी ज़िंदगी क्या होती है, उनका परिवार अच्छी ज़िंदगी जीवन बिता सकता है, इसका मतलब जेपी जी ने डाकुओं को समझाया। तब डाकू पंचम सिंह और उनका जो दल था, अनेक डाकू थे, इन्होंने जेपी सिंह की इनकी बातों को, इनके गाइडेंस को, इनके मार्गदर्शन को सुनकर उन्होंने क्या किया, सरकार को आत्मसमर्पण कर दिया। और इस कारण अदालत ने यानी पंचम सिंह डाकू खूंखार था तो 100 कत्ल और 200 लूट और अनेक फिरौती के मामले उस पर थे। जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन जयप्रकाश नारायण की अपील पर फांसी की सज़ा माफ़ हो गई। इस तरह डाकू जीवन छोड़ योगी जीवन में आकर पंचम सिंह इंसान डाकू पंचम सिंह और उनके दल को इंसान बनाने का श्रेय जेपी जी को जाता है। जेपी जी यानी जयप्रकाश नारायण, बिहार में उनको बड़े मान सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। 1970 में इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन इन्होंने चलाया। वे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी पुकारा जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1965 में मैगसेसे पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। पटना को जो हवाई अड्डा है एयरपोर्ट लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही है। दिल्ली का जो सबसे बड़ा अस्पताल है लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर है। तो इस तरह से बिहार का जब नाम लिया जाता है तो जेपी जी का नाम भी लिया जाता है। आगे बिहार के इतिहास को हम देखते हैं तो विश्व गुरु कहलाने वाले नालंदा वैशाली हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं विश्व गुरु। हम जब बात होती है इतिहास की तो यहाँ पर हम देखते हैं बिहार का अपना ही एक इतिहास है। बिहार के इतिहास में वैशाली जो महाभारत काल के राजा विशाल से अपना नाम लिया था। वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ है और भगवान महावीर की जन्म स्थल भी है। सम्राट अशोक ने वैशाली में हुए महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में नगर के समीप सिंह स्तूप भी स्थापना की है। ऐतिहासिक जगह है।
और आगे हम देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वगुरु, पूरे विश्व को अपनी ओर, हिंदुस्तान की ओर आकर्षित करने वाला शिक्षा का केंद्र बना था नालंदा। उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र नालंदा था। आगे वर्णन करते हुए गौतम बुद्ध और महावीर की बात यहाँ पर कवि करते हैं। जब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की, भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख उसके कारण और निवारण के दुख और उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग समझाया। उन्होंने अहिंसा पर भी बहुत जोर दिया है। भगवान बुद्ध, महावीर, आगे हम देखते हैं वैशाली में महावीर जी का जन्म हुआ। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर ने जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया। इस तरह से शांत क्रांत दृष्टा प्रदेश नूतनता नित्य उभरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। कवि कहते हैं जैन धर्म के प्रवक्ता महावीर तथा बौद्ध धर्म के प्रवक्ता महात्मा बुद्ध इसी पवित्र भूमि में रहे थे। बिहार ने प्राचीन भारत के इतिहास में कई अध्याय खोले थे। यहाँ से शांति और समानता का संदेश संसार के कोने कोने में पहुँचा है। तो इस तरह से ये बिहार के धरती का वर्णन है। आगे कवि अगली पंक्तियों में दक्षिण भारत की ओर मुड़ते हैं। दक्षिण चरण पखारे रत्नाकर, रत्नों की खान है। तमिलनाडु में कंब दे रहा रामायण का ज्ञान है। केरल आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति धर्म विधायक हैं। महाराष्ट्र मराठे शिवाजी के कृत्यों के गायक हैं। कर्नाटक की मलयज शीतल मंद सुगंध विचरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। आगे भारत के दक्षिणी भाग यानी यहाँ जितने भी जो राज्य हैं उन राज्यों का वर्णन कवि यहाँ पर बताते हुए दक्षिण प्रदेश की महत्ता को अपने शब्दों में बताते हैं। दक्षिण भारत की संस्कृति उज्जवल और भव्य है। दक्षिण प्रदेश में समुद्र है। यहाँ पर कवि बोलते हैं, बताते हैं कि दक्षिण चरण पखारे रत्नाकर, रत्नों की खान है। तो आगे कवि बताते हैं कि यहाँ पर रत्नाकर यानी अनेक समुद्र हम यहाँ पर देखते हैं। दक्षिण प्रदेश में समुद्र है जो रत्नों की खान है। तमिलनाडु के महाकवि कंब या कंबन भी उनको कहा जाता है, जिन्होंने तमिल में रामायण की रचना की और ये श्रेष्ठ रचना उस समय की थी। केरला और आंध्र प्रदेश की सभ्यता, केरला और आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति और धर्म के योग्य है। कर्नाटक में आगे वो बताते हैं कि कर्नाटक में कवि पंप आगे वो बताते हैं कि महाराष्ट्र मराठे शिवाजी के कृत्यों के गायक हैं। जब मराठा साम्राज्य की बात आती है तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 यानी 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष लिया था। मराठा साम्राज्य जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध किया था, संघर्ष किया था, ऐसे मराठों का गुणगान यहाँ पर क्या है, कृत्या के गायक उनके वीरता शूरता के गायन के रूप में, गुणगान के रूप में महाराष्ट्र इस राज्य में हम महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के वीरता की कहानियाँ, वीरता के लोकगीत हमें यहाँ पर सुनने मिलते हैं। मराठा साम्राज्य के शूर वीरों की गाथा यहाँ पर हमें देखने मिलती है।
कर्नाटक की मलयज शीतल मंद सुगंध विचरती हैं। कवि कहते हैं कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, यहाँ के जंगल, चंदन के वृक्ष, यहाँ की ठंडी हवाएं, यहाँ का वैभव वातावरण, मलयज शीतल मंद, यहाँ के फूल बगीचे, सुगंध, एक सुंदर वातावरण, ऐसा यह कर्नाटक है। भारत माता की धरती, वीरों संतों की धरती है। और आगे कर्नाटक का गुणगान करते हुए बताते, क्रीड़ास्थली प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथा है। भारत का सौभाग्य, विश्व भर का यह उन्नत माथा है। टीपू से सुल्तान, विश्व ने जिनकी शक्ति मानी है। रानी चन्नम्मा के बलिदानों की एक कहानी है। भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूपी संवरती है। भारत माता की धरती, वीरों संतों की धरती है। आगे कवि यहाँ पर बताते हैं कर्नाटक इस राज्य के बारे में, कर्नाटक इस राज्य के सुंदरता के बारे में, कर्नाटक यहाँ की नदियों के बारे में, प्रकृति की क्रीड़ास्थली कर्नाटक की गौरव गाथा को तो कहना ही क्या। कवि कर्नाटक का गुणगान करते हुए कहते हैं, प्रकृति की क्रीड़ास्थली, सुंदर प्रकृति हमें कर्नाटक इस राज्य में देखने मिलती है। गौरव गाथा, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, टीपू सुल्तान, मैसूर के टीपू सुल्तान की यहाँ पर वे बात करते। टीपू से सुल्तान, विश्व ने जिनकी शक्ति मानी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े ऐसे बहादुर, टीपू सुल्तान की धरती है, भूमि है कर्नाटक। विश्व ने जिनकी शक्ति मानी, उनके साहस को पूरा विश्व जानता है। आगे बताते हैं, रानी चन्नम्मा के बलिदानों की एक कहानी है। शूर वीरांगना रानी चन्नम्मा, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी देशभक्ति और अपनी बलिदान दिया, इनकी कहानी, इनकी गौरव गाथा, कन्नड़ नाडु की गौरव गाथा एवं सौंदर्य सर्वविदित है, इसका गुणगान कवि करते हैं। कर्नाटक भारतीय कन्नड़ नाडु में बहुरूपी संवरती है। कर्नाटक में कन्नड़ नाडु भी कहा, कर्नाटक को कन्नड़ नाडु कन्नड़ में कहा जाता है। बहुरूपी संवरती है, बहुरूपी यानी सभी धर्म, सभी जाति के लोग यहाँ पर, शांत वातावरण, सुसंस्कृत लोग, यहाँ की जो प्रकृति है, सभी दृष्टि से जब हम देखेंगे तो कर्नाटक ही सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ के जंगल, यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग, यहाँ की सभ्यता, सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, ऐसी ये भूमि है कर्नाटक। आगे कवि बताते हैं अगली पंक्ति में, परम पुनित नीर कावेरी मस्तक धर कर्नाटक में। कवि यहाँ पर कर्नाटक की जीवन नदी, नाडु नदी कावेरी माँ की बात करते हैं। परम पुनीत, बहुत ही पवित्र जीवन नदी कावेरी माना जाता है। कर्नाटक की कल्प वृक्ष मानी जाती है कावेरी नदी। तो परम पुनीत नीर कावेरी मस्तकधर कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी का जन्म हुआ है। ये कर्नाटक वासियों के लिए कामधेनु कल्प वृक्ष के समान है। तो इस तरह से कर्नाटक की ये जो नदी है, इसका वर्णन कवि यहाँ पर करते हैं। परम पुनीत नीर कावेरी मस्तकधर कर्नाटक में, कर्नाटक का सिर का ताज है कौन? कावेरी नदी। इतनी पवित्र है, पूरे कर्नाटक को पानी पहुंचाने का, खेतों में पीने के लिए पानी हमें कावेरी नदी से ही प्राप्त होता है। पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में, बसवेश्वर या अक्क महादेवी कर्नाटक में गाते, रामानुज आचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते। धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का यह अनुवरित है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है।
अनुवरत यानी अनुसरण करने वाला, पालन करने वाला। तो हम देखते हैं कर्नाटक के ये जो कवि है पंप कवि यानी हम देखते हैं यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो कर्नाटक में पंप महाकवि के दर्शन होते हैं, जिन्होंने महाभारत का अनुवाद किया है, जो विक्रमार्जुन विजय के नाम से कर्नाटक में प्रसिद्ध उनकी रचना मानी जाती हैं। कर्नाटक में बसवेश्वर और अक्क महादेवी की वचनों को गाया जाता है, समाज सुधारक रूप के रूप में इनको बताया जाता है। मेलकोटे में रामानुजाचार्य दर्शन दे जाते हैं। कर्नाटक के महान कवि हैं रामानुज आचार्य, उनका भी दर्शन हमें कर्नाटक में होता है। कर्नाटक भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य का केंद्र है। यहाँ के लोग मृदुभाषी, सौम्य और संस्कृति संपन्न हैं। यहाँ लोग शांत, सुसंस्कृत और सज्जन हैं। कर्नाटक शिल्पकला और संस्कृति के लिए विश्व भर में उल्लेखनीय है। यहाँ पर हम देखते हैं कर्नाटकों के वीरों, संतों और महाकवि की यह भूमि है। इस तरह से कवि डॉक्टर पुण्यम चंद्र मानव कर्नाटक के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति का गुणगान करते हैं और हमें इस कविता के माध्यम से भारत के विविध राज्यों का वैभव, उनके गुणगान को यहाँ पर बताते हैं। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।